जीएस स्मार्ट क्लास में मैं ताजिब हुसैन आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों सब। आज हम लोग इस वीडियो में कुल 100 प्रश्नों को हल करेंगे और प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। जिन्होंने हमारे जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बहुत मज़ेदार प्रश्न सबको शामिल करके यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। इस वीडियो को पूरा बनाइएगा। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपलब्ध संक्रमण धातु कौन सी है। आंसर क्या होगा? लोहा। याद रखिएगा, लोहा जो है इन सभी में सर्वाधिक उपलब्ध संक्रमण धातु है। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गुणित अनुपात के नियम का पालन करती है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा डी नंबर, K2O, K2O2 और KO2। प्रश्न संख्या 3 है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा। बिल्कुल आंसर होगा बढ़ेगा। याद रखिएगा, जंग लगने पर लोहे का भार में वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 4 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस रूप में कार्य नहीं करता है। आंसर क्या होगा? निर्जलक के रूप में। किस रूप में कार्य नहीं करता है? निर्जलक के रूप में। पांचवा प्रश्न है, चूने के पानी में CO2 का आधिक्य प्रभावित से क्या बनता है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा डी नंबर, CaHCO3(2). प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोंस्टेड अम्ल और क्षार दोनों ही रूप में कार्य करता है। इसका सही जवाब क्या होगा? HCO3। क्या होगा? HCO3। सातवां प्रश्न है, पौधे के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। आंसर क्या होगा? फास्फोरस। क्या होगा? फास्फोरस। आठवां प्रश्न है, विभिन्न परमाणु भार, तुल्यांकी भार और अनुभार वाला तत्व कौन सा है। क्या होगा? बिल्कुल कार्बन। इसका आंसर क्या होगा? कार्बन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है। आंसर होगा ग्लाइकोजन। याद रखिएगा, मानव शरीर में ग्लाइकोजन जो संचित रहते हैं, मानव शरीर सबसे पहले वहीं से ऊर्जा प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य तत्कालीन पश्चिमी एशियाई सभ्यताओं से अलग करता है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी नंबर, रंग जमाने की कला। आपको मालूम होगा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है लाल रंग के मृगभांड पर काले रंग की चित्रकारी। ये लाल रंग के मृगभांड पर जो काले रंग की चित्रकारी करने की हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, यही विशेषता अन्य सभ्यता से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को अलग करता है। 11वां प्रश्न है, भारत में पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन सा था, जो पूरी तरह से संगमरमर से बना था। आंसर क्या होगा? बिल्कुल एतमाउद्दौला का मकबरा। इस मकबरा का निर्माण किसने किया था? नूरजहां ने किया था। नूरजहां के पिता का नाम एतमाउद्दौला था। अपने पिता का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, जो पूर्णतः संगमरमर से था। यह दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। आंसर क्या होगा? बिल्कुल मंडल। प्रांत को मंडल कहा जाता था और प्रांत से छोटा जिला होता था। जिला को कोट्टम या बलनाडु कहते थे और उर ग्राम को कहते थे। याद रखिएगा, उर जो है वह ग्राम को कहते थे। अगला प्रश्न है, 1538 ईस्वी तक बहमनी राज्य कितने राज्यों में बंट चुका था। आंसर क्या होगा? बिल्कुल 5 राज्य। बहमनी राज्य जो है 1538 ईस्वी तक 5 राज्यों में बंट चुका था। आपको इन 5 राज्यों का नाम याद होगा। बिल्कुल एक बार सुन लीजिए, बीजापुर राज्य, अहमद शाह राज्य, बरार राज्य, गोलकुंडा राज्य और बीदर राज्य। इन 5 का निर्माण बहमनी राज्य के विखंडन के बाद हुआ था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1924 ईस्वी में वाइकम सत्याग्रह का नेतृत्व किया? आंसर क्या होगा? बिल्कुल केपी के मेनन। वाइकम सत्याग्रह का संबंध किससे है? मेनन से है। 1924 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? आंसर क्या होगा? 10। और अस्थायी सदस्य 10 हैं। याद रखिएगा, अस्थायी सदस्य अगर पूछा जाता तो अस्थायी कितने हैं? अस्थायी 5 हैं। आपको मालूम होगा 5 कौन कौन अस्थायी सदस्य हैं? अमेरिका 1 नंबर पे, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, ये 5 देश जो हैं वह अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, बजट क्या है? बजट क्या है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी बैंक की संख्या कितनी है? बिल्कुल आंसर हो जाएगा 5। कितनी है? 5। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, एक अलग संस्था है, जबकि अन्य 3 का संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से है। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सुएज नहर के कारण किन 2 देशों के बीच की अधिकतम दूरी कम हो गई है? आंसर क्या होगा? यूरोप और पूर्वी एशिया। यूरोप और पूर्वी एशिया। सुएज नहर के बनने से इन 2 महादेश की बीच की दूरी कम हो गई है। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमण कर रही है, यानी सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। इसके कारण क्या उत्पन्न होता है? बिल्कुल आप लोगों को मालूम है कि पृथ्वी जो है वह अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ऋतु बदलते हैं। आंसर हो जाएगा C नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः क्या कहा जाता है? बिल्कुल 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? कोयला और पेट्रोलियम। आंसर क्या होगा? बिल्कुल अवसादी चट्टान। याद रखिएगा अवसादी चट्टान इसका आंसर होगा। 23 नंबर का प्रश्न है, गहराई में चट्टानों की आकस्मिक समायोजन से किसकी उत्पत्ति होती है? प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के नीचे आकस्मिक समायोजन यानी 2 चट्टान जब आपस में टकराते हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है? आंसर क्या होगा? भूकंप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर सल्तनत की राजधानी कहाँ बनाई? यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में बोला जा रहा है। आंसर क्या होगा? दिल्ली। बिल्कुल लाहौर राजधानी किसने बनाया था? तो लाहौर राजधानी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1206 में और दिल्ली बनाया इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, उत्तरी गोलार्ध में अश्व अक्षांश शांत क्षेत्र की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? आप डायग्राम पर समझ लीजिए, ये हो गया भूमध्य रेखा और ये हो गया आपका अश्व अक्षांश, यानी इधर से यहाँ इस तरफ चलने वाली हवा को किस नाम से जानते हैं? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा व्यापारिक पवन यानी व्यापारिक हवा। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर कोई पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं है? आंसर क्या होगा? डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर कहाँ है? कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर कहाँ स्थित है?
बिल्कुल याद रखिएगा, गोवा में। कहाँ है? गोवा में। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्षा, तुषारपात और ओलावृष्टि नापने का यंत्र कौन सा है? वर्षा को नापने का यंत्र, ओलावृष्टि को नापने का यंत्र कौन सा है? आंसर क्या होगा? वर्षा मापी, यानी ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में बहुतायत में कौन सा मूल मसाला उत्पादित होता है? आंध्र प्रदेश में पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? हल्दी। याद रखिएगा, हल्दी का उत्पादन आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है। 31 नंबर का प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव की तीव्रता का मान कितना होता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा 0.34 गॉस। 0.34 गॉस। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? बिल्कुल यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर होगा CSO। याद रखिएगा, CSO जो है, जिसे हम लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग के नाम से जानते हैं, इसका गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। यह राष्ट्रीय आय के अनुपालन करने का अधिकरण है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा प्रकाशित दूरदर्शी यानी ऑप्टिकल टेलीस्कोप यंत्र कहाँ है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसके ऑप्शन के आधार पर यहाँ आंसर हो जाएगा कलाउर। कलाउर कहाँ है? तमिलनाडु में है कलाउर। वेणु बापू वेधशाला है, वेणु बापू वेधशाला के नाम से जाना जाता है कलाउर के। लेकिन वर्तमान में जो है, हाल फिलहाल में 2016 में उत्तराखंड के नैनीताल के पास देवस्थल में खोला गया। यह इससे भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा कलाउर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वेतन निधि का आधार क्या है? भारतीय वेतन निधि का आधार क्या है? आंसर हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकताएं, यानी न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही वेतन में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स का पूरा नाम हो गया। एड्स का जनक कौन होता है? एड्स किससे फैलता है, यही पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? विषाणु। क्या होगा? विषाणु। एड्स किसी व्यक्ति को हुआ है या नहीं, इसकी जांच कैसे की जाती है? कौन सी जांच की जाती है? तो याद रखिएगा, एलिसा जांच। यह भी कभी कभी पूछा गया है। एलिसा जांच का संबंध किससे है? एड्स से है। 36 नंबर का प्रश्न है, भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? आंसर क्या होगा? नहर। याद रखिएगा, नहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल पूछा जा रहा है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सभी रबी फसल में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सी डॉट। सी डॉट किससे संबंधित है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी डॉट जो है वह कंप्यूटर से संबंधित है। किससे है? कंप्यूटर से। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर का प्रश्न है, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? आंसर क्या होगा? ITDC। क्या होगा? ITDC। इसका फुल फॉर्म है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में निम्नलिखित में किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं हैं? आंसर क्या होगा? चाय। आपको मालूम होगा, चाय के बागान में महिलाओं द्वारा पत्ती तोड़ने का काम किया जाता है, इसलिए चाय उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाओं को नियोजित किया जाता है। 41 नंबर का प्रश्न है, राउरकेला इस्पात उपक्रम किसके सहयोग से स्थापित किया गया था?
आंसर क्या होगा? बिल्कुल जर्मनी, याद रखिएगा जर्मनी। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से। यहाँ पर थोड़ा बता दें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, जिसके तहत 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। एक भिलाई में सोवियत संघ रूस के सहयोग से, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से। किस राज्य में सबसे अधिक कृषिगत भूमि है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल मध्य प्रदेश, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषिगत भूमि है। 43 नंबर का प्रश्न है, किस फसल के लिए लाल मिट्टी सर्वोत्तम है? किस फसल के लिए लाल मिट्टी सर्वोत्तम है? आंसर होगा तंबाकू। कौन फसल? तंबाकू। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसे इंटरपोल कहते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल पेरिस। कहाँ होगा? पेरिस, याद रखिएगा फ्रांस के पेरिस में। कभी कभी पेरिस न दे करके लियोन्स दे दिया जाता है, इसलिए लियोन्स नाम भी याद रखिएगा, पेरिस के लियोन्स में है। कहाँ है? लियोन्स में। और इंटरपोल का गठन कब किया गया था, यानी स्थापना कब किया गया था? तो 1923 में। कब किया गया था? 1923 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, यानी किसको फायदा देता है सरदार सरोवर परियोजना? तो आपको मालूम होगा सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया। किस पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, सबको लाभ इससे मिलता है। अगला प्रश्न है, रक्त का शोधक कौन करता है? रक्त का शोधक, आंसर क्या होगा? गुर्दा। रक्त का शोधक गुर्दा करता है। आगे बढ़ते हैं, मूल्य वृद्धि का क्या परिणाम है? मूल्य वृद्धि का क्या परिणाम है? तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन होगा? बिल्कुल महाराष्ट्र, याद रखिएगा महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैधानिक दृष्टि से मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता है? यानी न्यायालय द्वारा मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन जैसे अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल प्रधानमंत्री को। किसको है? प्रधानमंत्री को। 51 नंबर का प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर के दिए हुए ऑप्शन के आधार पर हम लोग 1946 मारेंगे, क्योंकि अधिकतर बुक में 1945 दिया रहता है, इसलिए 1945 नहीं है, तो 1946 इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो बिल्कुल राष्ट्रीय आय क्या होगा? आय का कुल योग। आंसर क्या हो जाएगा? आय का कुल योग। राष्ट्रीय आय की परिभाषा आप लोग को मालूम होगी, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य के कुल योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा आय का कुल योग। आगे बढ़ते हैं, विश्व का कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी है? आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जो है हथियार का सबसे बड़ा व्यापारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, G15 क्या है? G15 क्या है? आंसर क्या होगा? विकासशील देशों का समूह है। G15 जो है विकासशील देशों का समूह है। G15 का गठन 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में किया गया था। इसका गठन बेलग्रेड में किया
किया गया था। कहाँ किया गया था? याद रखिएगा, बेलग्रेड में किया गया था। और G15 की पहली बैठक जो है 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में पहली बैठक हुई थी मलेशिया में। कहाँ हुआ था? मलेशिया में इसकी पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी के मैदान पर निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है? मिट्टी के मैदान पर आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन। कौन हो जाएगा? फ्रेंच ओपन। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी, बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण बिल्कुल शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जटिल परमाणु नाभिक को सरल नाभिक में तोड़ना क्या कहलाता है? जटिल यानी जब बड़े नाभिक को तोड़ते हैं सरल नाभिक में तो नाभिक विखंडन कहलाता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था। कब किया था? 1873 में। कहाँ किया था? मुंबई में। याद रखिएगा, मुंबई के समाज सुधारक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी को नहीं भूलिएगा, गुलामगिरी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 60 नंबर का, हाशिया और तारा निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? हाशिया और तारा, आंसर क्या होगा? टर्की। क्या होगा? टर्की। 61 नंबर का प्रश्न है, रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 नंबर का? बिल्कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। CFC हमारे वायुमंडल के लिए बहुत नुकसानदायक है क्योंकि यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कम किया जाए, यानी इसका हम उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटरों में। आगे बढ़ते हैं, एलिस इन द वाटरलैंड किसने लिखी? एलिस इन द वाटरलैंड, आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी नंबर, लुइस कैरोल ने। आगे बढ़ते हैं, किस वित्त मंत्री ने 1952 ईस्वी में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था? भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा PK शनमुखम सेट्ठी ने पहला आम बजट 1952 में पेश किया गया था। याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत का पहला बजट जो है 1869 में पेश हुआ था। कब हुआ था? 1869 में। और यह 1869 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। तो जेम्स विल्सन ब्रिटिश भारत का पहला हो जाएगा और 1952 में पहला आम बजट शनमुखम सेट्ठी ने। 64 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर क्या होगा? विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी थी। याद रखिएगा, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था 1336 ईस्वी में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर क्या होगा? बिल्कुल हेरोड-डोमर मॉडल पर। किस मॉडल पर? हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने किसकी देखभाल के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल साइमन कमीशन को संवैधानिक विकास के लिए नियुक्त किया गया था और यह साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इसका विरोध किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। एक अंग्रेज भारतीय समस्या को कैसे जान पाते, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक का नारा दिया। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज किससे संबंधित है? बहुत प्रसिद्ध नाम है बिरजू महाराज। आंसर क्या होगा? बिल्कुल कथक। याद रखिएगा, बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। 68 नंबर का प्रश्न है, पहली कॉमनवेल्थ क्रीडाएं कहाँ आयोजित हुई थी? पहली कॉमनवेल्थ क्रीडाएं कहाँ आयोजित हुई थी?
आंसर क्या होगा? कनाडा। पहली कॉमनवेल्थ क्रीडाएं जो हैं वह कनाडा में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल फील्ड आर्काइव्स कहाँ स्थित है? नेशनल फिल्म आर्काइव्स कहाँ स्थित है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल नेशनल फिल्म आर्काइव्स जो है वह पूना में स्थित है। याद रखिएगा, पूना में स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर प्रश्न की ओर। पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आंसर होगा देहरादून। याद रखिएगा, कहाँ है? देहरादून में है। बढ़ते हैं हम लोग 71 नंबर प्रश्न। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? 1206 में की गई थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में नहीं है? कौन सा देश एशिया में नहीं है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लीबिया। याद रखिएगा, लीबिया जो है एशिया में नहीं है, यह अफ्रीका महादेश में है। कहाँ है? अफ्रीका महादेश में है। 73 नंबर का प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? इसका उत्तर क्या होगा? 1972। कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित है? भारत में हीरे की खान कहाँ है? बिल्कुल पन्ना में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो पन्ना है वह हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना को नहीं भूलिएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, कौन सा देश विश्व में खनिज तेल का उत्पादन सर्वाधिक कर रहा है? आंसर क्या होगा? सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर का, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर। आंसर क्या होगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। याद रखिएगा, बांदीपुर के अलावा भी कुछ नाम है कर्नाटक के अभ्यारण्य का, जैसे भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, नागरहोल अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य। ये सभी अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में ही हैं। पायरिया रोग। प्रश्न है, पायरिया रोग किस शारीरांग को प्रभावित करता है? यानी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया आप सभी को मालूम है, मसूड़ा को प्रभावित करता है। किसको? मसूड़ा को। और इस रोग होने से मसूड़े से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो पायरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो याद रखिएगा, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। परजीवी का नाम क्या है? एंट अमीबा जिंजेवेलिस। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर क्या होगा? साहित्य। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? तो इस प्रश्न में हमेशा विवाद रहता है। यहाँ पर भारत लिखा गया है, न कि मुगल भारत है, इसलिए भारत लिखा गया है। आंसर होगा मछलीपत्तनम यानी मसूलीपत्तनम। यहाँ अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में अपनी फैक्ट्री खोली थी। यह कहाँ था? यानी कि ये गोलकुंडा में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? गोलकुंडा में पड़ता था मसूलीपत्तनम। लेकिन सूरत में जो है अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कब खुली गई? 1613 में। इसलिए प्रश्न में भारत लिखा गया है, तो भारत में आंसर हो जाएगा मछलीपत्तनम। अगर मुगल भारत रहता तब आंसर होता सूरत। सूरत में 1608 में खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल रहा था। सूरत में पहली फैक्ट्री 1613 में खुली थी, जबकि 1611 में मछलीपत्तनम में। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? आंसर क्या होगा? बंगाल। किस राज्य में? बंगाल में। याद रखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह सन्यासियों के द्वारा ही चलाया गया था, जिसकी चर्चा किसमें की गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में की गई है। 81 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, 1942 में। कब? 1942 में करो या मरो का नारा दिया इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने चलाया था 1942 में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 82 नंबर का प्रश्न है,
कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा महान्यवादी। याद रखिएगा, महान्यवादी जो है संसद सदस्य नहीं है, फिर भी ये संसद सदस्य में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार इसको नहीं है। मतदान का अधिकार इसको नहीं दिया जाता है, ये केवल भाग ले सकता है, अपनी बात रख सकता है। 83 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इस दिए गए ऑप्शन में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, बल्कि राज्य लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता, राज्य के जो होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, सबकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल डी नंबर 368। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन 3 तरह से किए जा सकते हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और 2/3 राज्यों के बहुमत के आधार पर भी संशोधन किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का अंतिम राष्ट्रपति आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी को मालूम है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? आंसर क्या होगा? केरल में। कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कॉफी उत्पादन होता है? कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? आंसर क्या होगा? कर्नाटक। कहाँ होगा? कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु को श्वेत वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है? श्वेत वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आंसर क्या होगा? वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला, कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप सभी को अवतल लेंस याद होगा, तो अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, अपसारी लेंस को ही अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि तारत्व सर्वाधिक होता है? ध्वनि तारत्व सर्वाधिक होता है बिल्कुल मच्छर का। आंसर क्या होगा? मच्छर का ध्वनि तारत्व सर्वाधिक होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या है? आंसर क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट। क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट। 92 नंबर का प्रश्न है, ब्राइट्स रोग शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग याद रखिएगा वृक्क को प्रभावित करता है। किसको? वृक्क को प्रभावित करता है। 93 नंबर का प्रश्न है, एनीमिया रोग, नाम तो सुने होंगे, एनीमिया रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? आंसर क्या होगा? आयरन। बिल्कुल एनीमिया रोग जो है आयरन की कमी से होता है। पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। क्या होगा? इलाहाबाद में। आगे बढ़ते हैं, भारत में मुक्त क्षेत्र का पहला बंदरगाह कौन सा है? मुक्त क्षेत्र का पहला बंदरगाह, आंसर क्या होगा? न्यावा सेवा बंदरगाह। यह न्यावा सेवा बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मुंबई बंदरगाह के भीड़ भाड़ को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसे हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के हैं? आंसर क्या होगा? बिल्कुल अमेरिका। कहाँ के? अमेरिका के। नेक्स्ट प्रश्न है, ओबिदुल्ला खां स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित हैं? आंसर क्या होगा? बिल्कुल हॉकी से। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक पत्रिका द इकोनॉमिस्ट का प्रकाशन कहाँ से होता है? आंसर क्या होगा? लंदन। कहाँ से होता है? लंदन से। पेन परमानेंट अकाउंट नंबर का संबंध किससे है?
तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आयकर से। किससे है? आयकर से है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, न्यावा सेवा क्या है? अभी हम लोग ऊपर में देखें, न्यावा सेवा एक बंदरगाह है जो महाराष्ट्र में है और जवाहरलाल बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ जानकारी देने में सहमत हुआ हूँ तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।